Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are in chapter number 2, that is function of management, and we are going to start with staffing today. So let us move on towards the textbook. On page number 21, here we have introduction of staffing. Meaning, staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. What do you mean by staffing? आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट है? ह्यूमन रिसोर्स का. व्हाट डज इट मीन? आपको अपने प्रोसेस के लिए, अपने यूनिट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है वो डिफाइन करना और ऐसे लोगों को रिक्रूट करना, अपॉइंटमेंट करना और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उनके ग्रोथ के बारे में सोचना, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग. पहले हमें क्या करना है? उस ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करना है. उसको लगना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करने जैसा है, उसके लिए बेनिफिशियल है. अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा तो उसको ग्रोथ मिलेगा. तो सबसे पहले उसको अट्रैक्ट करना है. फिर क्या करना है? उसको रिक्रूट करना है. अभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसा होता है? आप एडवर्टीजमेंट पुट करते हो और वहां पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हो इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू के लिए आपके पास आते हैं, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के बाद जो परफेक्ट कैंडिडेट है आपके जॉब के लिए, उसमें से आप सिलेक्ट करते हो और उसके बाद उसको प्रॉपर जगह पर प्लेस करते हो कि उसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा. वहां प्लेस करने के बाद उनको अप्रेजल देना पड़ता है. अगर उनका वर्क इफेक्टिव है, प्रॉपर है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप उनको प्रमोशन देते हो. दैट इज कॉल्ड एज अप्रेजल. ठीक है. उनका रेम्युनरेशन डिसाइड करना प्रॉपर टाइम पे कि कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितना वेजेस मिलना चाहिए, क्या ग्रोथ मिलना चाहिए, इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए, अलाउंसेस कितने मिलने चाहिए, ये सारी बातें डिसाइड करना. डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. अब उन सब में से जो आपके पास काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, नॉलेज प्रोवाइड करके, स्किल दे करके डेवलप करना है और ट्राई करना है कि वो रिटेन रहे. ऐसे एम्प्लॉय जो आपके पास ट्रेन हुए हैं वो छोड़कर ना जाएं ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर द असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. So, overall growth and success of every venture is based on appropriateness of the staffing function. आपका जो स्टाफिंग फंक्शन है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आपका जैसा स्टाफ होगा वही आपको ग्रोथ के रास्ते पर आगे लेकर के जाएगा. लेकिन अगर आपका स्टाफ नेगेटिव रहेगा तो वो दूसरे लोगों को भी क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा. सो रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्युनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग, ये पूरी एक्टिविटीज स्टाफिंग का पार्ट है. गेटिंग इट? सो जब भी आप मीनिंग के बारे में लिखें स्टाफिंग के, ये जरूर आपको मेंशन करना है. इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है कि आप कैसे सिलेक्ट करें कि आपके जॉब के लिए बेस्ट पर्सन कौन है. हमें फोकस करना पड़ता है बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड स्किल्स, रिटेनिंग देम एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो ये बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है. एक तो सिलेक्ट करना, उनके टैलेंट को, स्किल को यूज करना, उनको अपने पास रिटेन करके रखना कि वो छोड़ करके ना जाए. तो टाइमली बेसिस पे उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, उनका अप्रेजल होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, हायर पेमेंट मिलना चाहिए, उनका रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, है ना. हमको सारी एक्टिविटीज देखनी पड़ती है कि एम्प्लॉय हमारे पास सेटिस्फाइड हो. द फंक्शन एम्फसाइजेस, एम्फसाइजेस मतलब जोर देता है. ये फंक्शन जोर देता है. किस पे जोर देता है? मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस. ठीक है ना. ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर जोर देने का काम करता है स्टाफिंग का फंक्शन. द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब से ऑर्गेनाइजेशन बने हैं
तब से स्टाफिंग की जरूरत होती ही है, ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एटसेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में किसी का स्थान रिक्त होता है, और उस रिक्त स्थान मतलब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं और उसकी जगह पे नेक्स्ट पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। In this context, staffing function plays very important role in organization. तो यहाँ पर staffing बहुत ही important role play करता है, क्योंकि हर एक organization को अपने कंपनी के लिए, अपने फर्म के लिए एम्प्लॉय के रूप में एक असेट चाहिए, ना कि लायबिलिटी। वो आए तो ग्रोथ ओरिएंटेड बने, हमारे बिजनेस को एक्सपांड करे, बढ़ाए, ना कि दूसरे एम्प्लॉय को नेगेटिव करे, हमारा टर्नओवर कम करें, हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करे। ऐसा एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए, ठीक है ना। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, तो हमें ये आंसर वहां पर देने आना चाहिए। क्या आंसर? राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही व्यक्ति सही काम पर लगाया आपने, विथ राइट पे, और उसका प्रॉपर पेमेंट आप कर रहे हो, मतलब वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। और इसके बाद ये प्रिंसिपल फॉलो करके आप ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वर्कर देते हो। मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक पर्टिकुलर जो टेलीफोन बूथ होता है वहां पर एक व्यक्ति आकर के, जैसे पहले होता था ना, मोबाइल फोन नहीं होते थे तो टेलीफोन बूथ होता था, वहां जाकर के लोग कॉल करते थे। तो वो जो टेलीफोन बूथ का ओनर था वो देखता था कि हर सैटरडे के दिन एक व्यक्ति आता है और वो वहां पर एक कॉल करता है, और कॉल पे बात क्या करता है वो, वहां पर जो घर का हाउसकीपिंग का पूरा वर्क रहता है ना, मतलब घर का क्लीनिंग करना, फिर जो गार्डनिंग होता है, माली का काम करना, ये सारे काम वो करता था, टोटल हाउसकीपिंग। तो वो एक कॉल करता है कोई रिच पर्सन या किसी लेडी के यहाँ पर, और वहां पर कॉल करके ये बात पूछता है कि मैडम आपको किसी वर्कर की जरूरत है हाउसकीपिंग की, तो मैं ये सब काम करता हूँ, तो अगर आपको जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वहां से जो जवाब आता था वो आता था कि नहीं नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक पर्सन है, ऑलरेडी हमारे पास एक पर्सन है जो काम कर रहा है। तो फिर ये पूछता था अच्छा आप उसको जो पेमेंट दे रही है ना उससे कम पेमेंट में मैं काम करने को रेडी हूं, अगर आप उसको 3000 रुपीज देते हैं तो मैं 2500 में काम करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे प्लीज रखिए। तो सामने से जवाब आता था नहीं नहीं नहीं, जो हमारे पास काम कर रहा है ना वो बराबर काम कर रहा है, हमें दूसरे वर्कर की जरूरत नहीं है। तो वो ओके बोल के रख देता था, और ऐसा जो होता था वो हर वीक में लगभग 5 to 6 टाइम हुआ। तो यहां पर एक बार वो टेलीफोन बूथ वाले ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप हमेशा ये जो कॉल करते हो एक ही जगह पर, तो आपको तो उसने बता दिया ना उसको दूसरे की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों बार बार मतलब एक ही जगह पे फोन करते हो और परेशान करते हो? आपको पता है उधर जॉब आपको मिलने वाला नहीं है, सामने से क्लियर बता रहे कि जहां पे वो जो काम कर रहे हैं ना उससे वो सेटिस्फाइड है। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे मालूम है और मैं ही वहां पे काम करता हूं। तो हैरान हो जाता है, आप ही वहां पे काम करते हो और फिर भी आप वापस से जॉब के लिए बात कर रहे हो, वहां पे मतलब मांजरा क्या है? तो उसने बताया कि मैं देखता हूं कि मेरा मालिक मुझसे सेटिस्फाई है कि नहीं, मैं कॉल करके वहां पर उनको लालच देता हूं कि मेरी जगह पे कोई कम पैसे में काम करने के लिए रेडी होगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे। इसके लिए मैं हर सैटरडे को कॉल करके उनको पूछता हूं और मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है कि मेरे मालिक मेरे काम से खुश हैं। क्या ठीक है? तो सही व्यक्ति सही काम पर सही पे स्केल पर रखना बहुत जरूरी है। गेटिंग इट? सो लेट अस चेक द डेफिनेशन नाउ। थियो हेमन ये स्टाफिंग को डिफाइन करते हैं, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स।
तो हेमन के अकॉर्डिंग यही सब बात वो बता रहे हैं जो हमने ऊपर मीनिंग में देखी थी कि स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और जो हमारे सबऑर्डिनेट है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको कॉम्पनसेट किया जाता है क्योंकि वो अपना पर्सनल वर्क छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। सो वी हैव टू कॉम्पनसेट देम। ठीक है, वैसे ही लूथर गुलिक हैं, इन्होंने बताया स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन मतलब रिलेटेड विथ पर्सन, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ब्रिंगिंग इन द ट्रेनिंग द स्टाफ, मतलब जिसमें क्या होता है, स्टाफ को ट्रेन करना, एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। मतलब यहां पर देखो स्टाफ के बारे में भी हम सोच रहे हैं और ऐसा उनको एनवायरमेंट मिले जो उनके लिए फेवरेबल हो काम करने के, इजंट इट? तो रिक्रूटमेंट तो है, ट्रेनिंग तो है, डेवलपमेंट तो है, बट एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके देना जिससे उनको एक फेवरेबल कंडीशन लगे, उधर काम करके अच्छा लगे। एस बेंजामिन ये बताते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रोसेस बता दिया। तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो आपके जॉब के लिए परफेक्ट है, उसको एसेस करते हो। एसेसिंग मतलब आप इवेल्युएट करते हो कि वो पर्सन कैसा है, प्रॉपर है नहीं है। उसके बाद उसको प्रॉपर जॉब पे आप क्या करते हो, प्लेस करते हो, और फिर उसने क्या वर्क किया है उसके ऊपर उसका इवेल्युएशन होता है कि नहीं? हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना काम होना चाहिए, तो किया है क्या। एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि वो काम और अच्छे से इफेक्टिवली कैसे कर सकता है। तो ये कुछ डेफिनेशन देखिए, इसमें से कोई एक डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करना है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये जो स्टाफिंग हम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मशीन्स और प्रोसेस के अलावा कौन चलाता है? स्टाफिंग। अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड है, अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड है, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा। अभी देखिए इंडिया में क्या होता है कि जहां पर हम किसी कोई बड़े नेता या हमारा जो आइडल पर्सन है उसका कभी पुण्यतिथि है या जन्म दिवस होता है, ऐसा है ना, जन्म जयंती, तो यहाँ पर सबको छुट्टियां मांगने की आदत है। गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, छुट्टी है कि नहीं? तो ऐसे टाइम पर छुट्टी मांगने का लोगों का आदत होता है। बट जापानीज कल्चर कैसा होता है, अगर वहां के किसी बड़े नेता का ऐसा जन्मोत्सव हो, है ना, जन्म जयंती हो, तो उस दिन वो वर्कर क्या करते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ज्यादा काम करते हैं और ओवर टाइम के पैसे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो ये शो करना चाहते हैं कि हम केयर करते हैं, हम मानते हैं कि ये लीडर ने हमारे लिए कुछ किया था तो हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा काम करते हैं उस दिन पे, छुट्टी नहीं। इंडिया के जैसे ऐसा नहीं है कि इस दिन इनका जयंती है तो छुट्टी नहीं। तो ये जो वर्क फोर्स होता है उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या वर्क कल्चर है, ये बहुत मायने रखता है। तो उसमें सबसे पहली चीज है इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका स्टाफिंग परफेक्ट है तो जो अदर फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये बहुत ही स्मूथली रन करेगा क्योंकि आपने एक अच्छा स्टाफ सेलेक्ट किया। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। तो जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होगा, जो लायक होगा, है कि नहीं, वो डिफरेंट फंक्शंस को अच्छे से कर पाएगा, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। ये तो उस वही बात हो गई। आप बचपन में देखिए, कभी क्रिकेट आपने खेला होगा या कोई ऐसा गेम खेला होगा जिसमें टीम्स डिवाइड होती है ना, तो 2 पर्सन जो कैप्टन बनते हैं उनको बोला जाता है आप टीम सिलेक्ट करो। तो वो क्या देखते हैं जब वो टीम सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 तू ले ले 6 मैं ले लेता हूं, गेम स्टार्ट करते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं। वो जज करते हैं कि ये जो पर्सन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना, इसकी बैटिंग अच्छी है, इसकी बॉलिंग अच्छी है, कि इसकी फील्डिंग अच्छी है, क्या अच्छा है, इसको मैं क्यों लूं? क्यों? क्योंकि मुझे जीतना है, सिर्फ गेम खेलने के लिए खेलना नहीं है।
तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर रिक्रूटमेंट। आप देखते हो कि ऑलराउंडर होगा तो बहुत अच्छी बात है, या इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो ये मेरे टीम में होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर भी हम वही चीज बात कर रहे हैं कि अगर आपका वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट है तो वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। The outcome of other function is based on the effectiveness of the staffing। आपके स्टाफिंग पे डिपेंड करता है कि उसका आउटकम क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपका स्टाफिंग अच्छा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट फॉर योर फंक्शंस। लेकिन स्टाफिंग अच्छा नहीं है तो प्रोसेस कितना भी अच्छा बना लो, कुछ ना कुछ वो नेगेटिव उसमें से निकालेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे और प्रॉब्लम को डिले करेंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शंस। तो अदर देन स्टाफिंग जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, है ना, सब स्मूथली वहां पर काम करेगा। नंबर 2, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। कैसा टर्म है, सब्जेक्टिव। अगर आप इनसे काम प्रॉपर नहीं करा कर ले पाए तो ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको एक लिमिटेड टाइम, आपके पास जो 24 आवर्स दिया है, आपने उसमें वो जो काम किया तो किया, नहीं किया तो ये वेस्ट है। तो फिर वो वर्क जो है नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, है कि नहीं। तो वो वर्क वेस्ट ना हो इसके लिए स्टाफिंग बहुत नेसेसरी है। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, दैट इज वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट। तो जब आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं ना, रिक्रूटमेंट के टाइम, सिलेक्शन के टाइम, प्लेसमेंट के टाइम, रेम्युनरेशन के टाइम, ट्रेनिंग के समय, डेवलपमेंट के समय प्रॉपर केयर किया जाता है, प्रॉपर इवेल्युएशन होता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर लेबर फोर्स अबंडेंट है, आपका जो परफॉर्मेंस है ये मंथली या क्वार्टरली चेक किया जाएगा। मंथली देखा जाएगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या आउटकम है ना, या तो क्वार्टरली देखा जाएगा कि आप कैसे काम करते हो। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो उसमें तो ईयरली या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चेक करते हैं कि आप प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हो या नहीं। वेरएस आप फॉरेन कंट्री में देखोगे ना, जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर होता है। कैसा, वीकली, कि वीक में आप 5 to 6 डेज जो जॉब कर रहे हो आपका आउटकम क्या है, और उसके बेसिस पे आपका रिपोर्टिंग होता है। और अगर आपका रिपोर्टिंग कमिंग 3 to 4 वीक अगर उसमें ग्रोथ नहीं मिलता है तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इतना केयर किया जाता है आपके रिक्रूटमेंट के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे, आपको जब रेम्युनरेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं। सो एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। हमें यहां पर यह देखना है कि हमारा जो वर्क फोर्स है उसके ऊपर एक्सेस बर्डन ना आए, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वही जॉब छोड़ देगा। तो हमको उसको रिटेन भी करना है। Optimum utilization of human resources result in improvement in the performance and progress of organization। तो अगर आप optimum utilization करते हो human resources का तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस निश्चित है। ठीक है। थर्ड वन, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो यहां पर हम सबऑर्डिनेट का अपने सुपीरियर के साथ में, अदर स्टाफ के साथ में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं, ताकि जितने भी फंक्शन वो स्मूथली काम करे। अदरवाइज क्या होगा, आप किसी टीम में टास्क दोगे और 2 एम्प्लॉय का आपस में बनता नहीं है, वो बॉस को जाके बोलेंगे नहीं नहीं बॉस, इसके साथ मैं काम नहीं करने वाला, आप मेरे को अकेले को प्रोजेक्ट दो, आई विल कंप्लीट इट, लेकिन इसके साथ काम करने बोलोगे ना तो मेरे को जमेगा नहीं। अभी आप आपस में जमाने आए हो कि आप काम करने आए हो ऑफिस का, है कि नहीं। तो स्टाफ के बीच में क्या होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, किसी के बीच में 36 का आंकड़ा ना हो, है कि नहीं। These function is helpful in building healthy relationship among all level of employees। जितने भी लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, चाहे टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशन हो इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन। अगर ह्यूमन रिलेशन बेटर है ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक दूसरे को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके बीच में क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोई किसी की बात को काटेगा नहीं, कोई किसी के प्लानिंग को
हार्मफुल इफेक्ट उसके लिए क्रिएट नहीं करेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा, है कि नहीं? अदरवाइज लोग टांग खींचने में लगते हैं कि कैसे इसका काम कंप्लीट ना हो, मैं देखता हूं, है कि नहीं? यही सब होता है। तो लोगों के बीच में जॉब पॉलिटिक्स ना हो, लोग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काम करें, इसके लिए स्टाफिंग बहुत जरूरी है। अलग से इसका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। उसके अंदर स्टाफिंग कैसे किया जाना है वो आपको सिखाया जाता है। तो जो लोग MBA करना चाहते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, और जिनको ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करना ठीक लगता होगा, अच्छा लगता होगा ये वर्क, कि लोगों से काम कैसे करा के लेना है, उनके इंटरव्यूज कैसे लेना है, रिक्रूटमेंट कैसा होना चाहिए, स्टाफिंग कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, अगर ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर MBA इन HR, ह्यूमन रिसोर्स। बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है उसके अंदर। काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे टाइप के MBA को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे पास जो वर्कर काम कर रहा है वो अपना पर्सनल टाइम निकाल करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। सो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, अगर हमारे पास हमारा एम्प्लॉय स्किल्ड होगा, वेल एक्सपीरियंस्ड होगा, ही विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होगा। स्टाफिंग हेल्प्स टू inculcate the organizational culture into employee। स्टाफिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसमें पुट करता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोचता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या है, उसकी सोच क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या है, ये हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। तो वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा एफर्ट पुट करेगा। इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। तो स्टाफिंग क्या करता है? वो ट्रेनिंग देता है, डेवलप करता है वर्कफोर्स को। इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान देता है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो स्मूथली फंक्शन करें, स्मूथली काम करें। Number 5 is helps in effective use of technology and other resources. Definitely staffing जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दौरान आप अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को सिखाते हो कि किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे चलाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सो ट्रेन्ड एम्प्लॉय कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। ये क्या करता है? एक आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है ना? तो आपके पास एक स्ट्रेंथ रहती है कि आप न्यू एनवायरनमेंट में जल्दी ढल जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिला हुआ है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो रेगुलर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है एज अ वर्कर। इंप्रूव एफिशिएंसी, ऊपर का ही पॉइंट आगे कंटिन्यू किया गया है कि जैसे आपको ट्रेनिंग देंगे, जैसे आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे डे बाय डे क्या होगी? इंक्रीज होगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। उनका खुद का डेवलपमेंट हो तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। देखो दो बात किया गया, एक तो प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन से क्या मिलता है? क्वालिटी एम्प्लॉय। दूसरा प्रॉपर ट्रेनिंग, द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी इंप्रूव। उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो एक तो प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपने एक बार अपना एम्प्लॉय रेडी कर लिया और आप उसको रिटेन करने में कामयाब हो गए तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। वो खुद तो ट्रेंड है, खुद मोटिवेटेड है, अपने अंडर में जितने भी उसके सबऑर्डिनेट आएंगे वो उनको भी ट्रेन करता जाएगा, वो एक आइडियल पर्सन बनकर के दिखाएगा। Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset for the organization.
proper selection of the employee leads the organization towards the path of success. अगर आपका प्रॉपर सिलेक्शन आपने किया है तो आप सक्सेस के पाथ पे हो. नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी. एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, स्टाफिंग का क्या होता है? एसेंशियल कंट्रीब्यूशन. स्टाफिंग इंश्योर्स द continuity and growth of the organization through development of the employees. तो स्टाफिंग जो है, ये प्रोसेस, ये फंक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करता रहे, ग्रोथ करता रहे. किसके थ्रू? एम्प्लॉयज के थ्रू, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू. सिलेक्शन इज द बेस्ड, देखो हर बार हमने लास्ट 3 पॉइंट देखा, उसमें सिलेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है. सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. उस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की एबिलिटी क्या है, उसको देख करके ही सिलेक्ट किया जाता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली. तो आगे आने वाले कोई भी फ्यूचर चैलेंजेस, उसको ठीक ढंग से हम देख सकें, उसका क्योर निकाल सके, ऐसे एम्प्लॉय को हमको सिलेक्ट करना है. देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल इज टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफिंग फंक्शन. तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, फ्यूचर के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे वो कैसे निपट सकते हैं, इसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये बहुत ही एसेंशियल कंट्रीब्यूशन है स्टाफिंग का. आप देखेंगे जो भी रिचेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द वर्ल्ड है ना, रिचेस्ट एम्प्लॉय, जैसे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, तो किसी ने तो उसका इंटरव्यू लिया होगा, है ना. और जब इंटरव्यू लिया होगा तो उनको ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे होंगे, किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया होगा. तो ऐसे जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हैं उनको जब रिक्रूट किया जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन होता है कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया. वो देखते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा है ना. यही क्वेश्चन रहता है कि आपके लाइफ में कभी कोई चैलेंजेस आए हैं, वेदर इट इज योर ओन स्टोरी, दैट मीन्स आपका पर्सनल कोई स्टफ ऐसा था, या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था तो चैलेंजेस आए थे, आपने उसको कैसे टैकल किया. तो आपका जो सोच है वो बताता है कि क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हो, और उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन किया जाता है. तो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन को एक असेट के तौर पर एम्प्लॉय चाहिए रहता है, ना कि लायबिलिटी के तौर पर. नंबर 9, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर स्टाफिंग फंक्शन आपका प्रॉपर है तो आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा उसके जॉब से. जॉब में सिर्फ रेम्यूनरेशन की बात नहीं होती है, वर्क कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट, पे स्केल सब मायने रखता है. जैसे देखो टीसीएस के जो एम्प्लॉय है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो एज कंपेयर टू अदर आईटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे आईटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर थोड़ा पेमेंट ज्यादा होता है. टाटा में हम समझ सकते हैं थोड़ा अमाउंट कम मिलता है, बट फिर भी जो टाटा के एम्प्लॉय हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि यहां पर हमें एक फैमिली जैसा अनुभव होता है. इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ये लॉकडाउन के पीरियड में भी जहां पर हमको सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से निकाला जा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने क्या किया, लोगों का पेमेंट बढ़ाया. सोचो, जॉब कट करने की जगह क्या किया, अपने एम्प्लॉयज का पेमेंट बढ़ा के दिया. इसके लिए लोगों को एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो यहां पर स्टाफिंग जब आप करते हो तो उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है. सिर्फ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर हिम, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर. सो एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. आप उसको मोटिवेट रख सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार आप उसको अच्छा फाइनेंस प्रोवाइड करो. कभी कभी रिकॉग्निशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कोई फंक्शन रखा हुआ है और आपने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी को दे दिया, उसके पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा, आपने बहुत मस्त काम किया है ना, लोगों के सामने उसको एक रिकॉग्निशन मिला, वो खुश हो जाएगा, और क्या चाहिए.
एडिक्वेट रेम्युनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन, आप उसको सही पेमेंट देंगे तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर उसके काम के हिसाब से उसको कम पेमेंट मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और चार जगह और ढूंढने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो यहां पर सही रेम्युनरेशन का होना भी बहुत जरूरी है। एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय का मोरल भी यहां पर बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये काम कैसे कंप्लीट होता है? स्टाफिंग से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, fair remuneration, and job security are the factors which are important in providing job satisfaction. तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, किसके अंदर? स्टाफिंग में, जो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 10, मेंटेन्स हार्मनी, भाईचारा। आपस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच में भाईचारा होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, लोग मिलकर के काम करें। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा डिस्प्यूट ना हो। अभी देखो, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सबके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। हाँ, मेरे व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बैठो डिस्कस करो और डिसाइड करो कि कौन सा ज्यादा बेटर है। बात खत्म हो गया। आपका प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो और मैं उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दे रहा हूं, उसके प्रोज और कॉन्स देख लो, कौन सा ज्यादा बेटर है, उसको इंप्लीमेंट करो। तो डिस्प्यूट तो होना चाहिए, बट इसको हम बोलते हैं मतभेद। आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है बट हमारा गोल अलग नहीं होना चाहिए, है ना? सो इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड। ऑब्वियसली स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है, हम इंडिविजुअल को रिक्रूट करते हैं। Selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit. Merit के basis पे उनको promotion भी दिया जाता है। For this criteria is made and duly communicated to concerned employee. तो ये जो क्राइटेरिया है ये बनाया जाता है कि आपको प्रमोशन कब मिलेगा, आप कौन सा टास्क कंप्लीट करोगे तो आपका अप्रेजल होगा, तो टाइमली बेसिस पे उनसे ये बताया जाता है। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे अगर ग्रोथ करना है, मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ग्रो होना है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी डेवलप होती है। लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, एक दूसरे के लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है और क्लैरिटी है। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आप इतना टारगेट कंप्लीट करते हो तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे, तो वो उसमें ही लगा रहेगा, isn't it? तो ये स्टाफिंग ऐसा फंक्शन है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ होगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन स्टाफिंग फर्स्ट। स्टाफिंग से ही प्रॉपर व्यक्ति को आप सिलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट फंक्शन इन फ्रंट ऑफ अस इज डायरेक्टिंग, दिशा निर्देशन। क्या कहेंगे हिंदी में? दिशा निर्देशन, किसी को बताना कि करना क्या है। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन, ठीक है? मीनिंग डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट का जब आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करा करके लेना। और काम कब करा के लेंगे? जब आप उन्हें डायरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहां पर देखो क्या वर्ड यूज किया, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। वो मैनेजमेंट फंक्शन की आत्मा है, क्योंकि डायरेक्ट करके ही, मतलब आदेश देकर के, दिशा निर्देशन करके ही आप लोगों से काम करा सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating, inspiring, motivating, and supervising the employee to achieve predetermined goals of the organization। देखो कितने अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा कि जब हम डायरेक्टिंग बोलते हैं तो सिर्फ बता नहीं देना कि ये काम करना है। उसमें क्या क्या आ जाता है? पहले तो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है कैसे किया जाए, कम्युनिकेट करना है टाइमली बेसिस पे, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, और टाइमली बेसिस पे उसको सुपरवाइज भी करना है कि जैसा बोला था वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में इंक्लूड हो गए। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक बार आपने बता दिया कि भाई ये काम करना है, बाकी तुम जानो कैसे भी कंप्लीट करो, ऐसा नहीं होता। देखो ये पूरा प्रोसेस है ना, इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है, कम्युनिकेट करना है, इंस्पायर करना है, और सबसे बड़ी बात तो सुपरविजन करना है। सुपरविजन तो आपको टाइमली बेसिस पे करना ही पड़ता है। सो ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन इनिशिएटेड एट टॉप लेवल। स्टार्ट कहां से हो रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से, एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, चाहे वो सेक्रेटरी हो, ऑडिटर हो या एडवोकेट हो, उनको वो डायरेक्ट करेंगे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बाकी जितने भी मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट वाइज उनको बताएंगे, जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, मैनेजर हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएंगे, है ना। फिर वो नीचे हायरार्की, सुपरवाइजर, फॉरमैन और फिर वर्कर तक पहुंचेगा डायरेक्शन का काम। इट इज अ कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगा तब तक ये काम चलता रहेगा डायरेक्टिंग का। डायरेक्टर इज द पर्सन, अब यहाँ पर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर इज द पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ, जो करेक्ट पाथ शो करता है, गाइड करता है और एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जब कभी भी जरूरत हो, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है। सो हु इज अ डायरेक्टर? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम नॉर्मल डायरेक्टर कौन है उसकी बात करते हैं। तो डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ, सही रास्ता क्या है वो बताता है, गाइड करता है कि कैसे चलना है उस रास्ते पे, और एम्प्लॉयज की जो भी प्रॉब्लम है जब भी जरूरत पड़ती है उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। A few philosophers called direction as life sparks of an enterprise, है ना। मतलब क्या है? एंटरप्राइज की जो जीवंत चिंगारी है, कुछ फिलोसोफर उसको बोलते हैं एंटरप्राइज का वो जीवंत चिंगारी है। कौन? डायरेक्शन। सो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अगेन थियो हेमन है हमारे सामने। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन। ऐसे टेक्निक, ऐसे प्रोसेस जो यूटिलाइज किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन देने में, एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। और ये तय करना, ये फिक्स करना कि जैसे बताया गया था वैसे ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर क्या बता दिया, इट्स अ प्रोसेस और टेक्निक। प्रोसेस भी है, टेक्निक भी है। किस चीज की टेक्निक है? ऑफ यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को इशू करने में इस्तेमाल किया जाता है, एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एट एज प्लान। ये तय करना, ये फिक्स करना कि जैसा हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। अर्नेस्ट डेल बताते हैं डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर। तो डायरेक्टिंग क्या है, करना क्या है और किस तरीके से करना है ये डिक्टेट करना, ये बताना। एंड पॉलिसीज फॉर accomplishing परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और पॉलिसीज को भी बताना कि आप अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को टच करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन था डायरेक्टिंग का। उसके बाद है उर्विक एंड ब्रिज। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप of those men and women that constitute the real case of responsibilities of management। तो इन्होंने कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, ये गाइडेंस है, द इंस्पिरेशन, द लीडरशिप। तो तीन चीजों को वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं, गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड लीडरशिप। किसका? ऑफ दोज मैन एंड वुमेन, ऐसे मैन और वुमेन का, दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ जिनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य का बोझ है। ऐसे लोग जब गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लीडरशिप निभाते हैं, उसको डायरेक्टिंग बोला जाता है। तो व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस आर, एक एक करके हम देखेंगे यहां पर।
डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ टेक्निक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताने के पहले अगेन हमको मीनिंग से स्टार्ट किया गया है। इट्स अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पिरेशन, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन। तो सुपरविजन तो उसमें आ ही गया। द डायरेक्टर सुपरवाइजेस एम्प्लॉय बाय ऑब्जर्वेशन। कैसे सुपरवाइज करते हो? ऑब्जर्व करके, एग्जामिन, एग्जामिन मतलब एग्जाम लेकर के, द रिपोर्ट एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। उनका रिपोर्ट है, उनका बिहेवियर है, वो देख करके हम सुपरवाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन। तो जब आप डायरेक्ट करते हो, ये एक्शन को स्टार्ट करता है। डायरेक्शन के पहले क्या हो रहा था? डायरेक्शन के पहले सब कुछ प्लानिंग हो रहा था, सिस्टम बनाया जा रहा था, बट एक्चुअल वर्क जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? डायरेक्शन से। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। कोई प्लान को एक्टिवेट करना है, स्टार्ट करना है, करना आरंभ करना है, तो ये कहां से होता है? डायरेक्शन से। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। सही समय पर आपने डायरेक्ट किया है ना, दिशा निर्देशन किया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो उससे काम स्टार्ट होता है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क। तो सबसे पहला काम होता है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, करना क्या है। अदरवाइज काम स्टार्ट होने के बाद गलतियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द मैनेजर डायरेक्ट्स द सबऑर्डिनेट अबाउट व्हाट टू डू, how to do, when to do, and also to see that their instructions are properly followed। तो मैनेजर का काम क्या है कि अपने सबऑर्डिनेट को बताए करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, और ये भी बताना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब देखना है, सुपरवाइज करना है। सेकंड, इंटीग्रेटेड एफर्ट। ये कोई सिंगल एफर्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड एफर्ट है, मतलब बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज करने पड़ते हैं डायरेक्टिंग में। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। जब आप डायरेक्शन दे रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन। आपने क्या बात वहां पर कम्युनिकेट की है, वो सामने वाले को वैसे ही समझ में आई क्या जैसा आप बताना चाहते हो? अदरवाइज आपने बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ये मदद करता है सारे एम्प्लॉयज के वर्क को इंटीग्रेट करने की, जोड़ने की, एंड डिपार्टमेंट विच रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो चाहे वो एम्प्लॉय हो या डिपार्टमेंट हो, उनका सबका वर्क क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम अचीव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट इज पॉसिबल थ्रू परसिवेसिव लीडरशिप। तो लोगों के एफर्ट को आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो? सभी को आप जोड़ कैसे सकते हो? ऐसा कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो कि सब लोग मिलकर के एक ही गोल को अचीव करें? इसके लिए आपको क्या चाहिए? परसिवेसिव लीडरशिप। ऐसा लीडरशिप जिसमें सबको विश्वास हो, जिसकी बात सब लोग माने। आप देखिए जर्मनी में जो तानाशाह हिटलर ने काम करके दिखाया। हिटलर कोई किंग नहीं था, वो तो पहले एक मामूली सा सिपाही था, और धीरे 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 उसने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि वो क्या बन गया? लीडर। और लोगों को विश्वास हो गया कि अगर जर्मनी का ग्रोथ देखना है, जर्मनी को आगे बढ़ाना है, तो हमको हिटलर की बात माननी पड़ेगी। और इसने ऐसा लोगों का माइंड सेट कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि अगर हिटलर बोले कि आपको मेरे लिए मर जाना है, तो दे आर रेडी टू डाई। ऐसा परसिवेसिव लीडरशिप, मतलब जो कहा है वो करने को लोग तैयार हो जाए। जब ऐसी तैयारी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा परसिवेटिव लीडरशिप चाहिए होता है। एंड
इफेक्टिव कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो पहला तो परसिवेटिव लीडरशिप चाहिए, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट कर सकें। नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टोरी मुझे याद आता है इसके पीछे। नेपोलियन बोनापार्ट एक जो राजा था जिसने एक बार एक युद्ध छेड़ दिया और सामने वाली की जो सेना है वो उससे लगभग 10 गुना ज्यादा थी, और जहां पर युद्ध लड़ना था वहां जाने के लिए एक ब्रिज होता है, मींस वहां पर क्या था, एक खाई की जैसा था और ब्रिज था, ब्रिज से क्रॉस करके वहां जाना था। तो लोग जब ब्रिज क्रॉस करके उस पार पहुंचे और उसके जितने भी वॉरियर्स थे, है ना, जितने भी उसके योद्धा थे, उन्होंने जब सामने देखा कि सामने वाली सेना तो हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है, किसी भी हालत में हम लोग जीत सकते नहीं है, तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि यहां पर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और धीरे धीरे ऐसी बातें होने लगी कि हमें लौट जाना चाहिए, ये युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जो महामंत्री होते हैं, जो सेनापति होते हैं, उनको बोल करके जो जो ब्रिज से वो लोग आए थे वो ब्रिज का कनेक्शन कट कर दिया, अब ब्रिज नहीं रहा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने अनाउंस कराया कि अगर आप पीछे जाओगे तो खाई में गिरोगे, डेफिनेटली मरोगे, लेकिन आगे अगर आप बढ़ते हो तो आपके पास जिंदा रहने का चांस है ना। पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल डाई, लेकिन आप लड़ोगे तो देर इज अ चांस दैट यू कैन विन। नाउ यू हैव टू टेक योर चांस। क्या करना है, पीछे जाना है या लड़ना है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था और उनके अंदर जिंदा रहने की इतनी चाहत भर गई, ये बात उनको क्लियर हो गई, है ना। ये जो मैसेज था ये इतना इफेक्टिव था कि उनको ये क्लियर हो गया कि पीछे तो डेफिनेटली मौत है, मुझे आगे बढ़ के ही जीतना है। और उस सेना ने अपने से 10 टाइम्स जो बड़ी सेना थी उसको खत्म कर दिया, जीत गए। तो इस टाइप का जो परसिवेसिव लीडरशिप होता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3 इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जब आप डायरेक्शन दे रहे हो, सारे एम्प्लॉयज वर्कर की नजर आपके ऊपर है, आप जो बात करते हैं उससे वो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर के काम करते हैं। While directing the subordinate, their opinions are also considered. जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप उनसे भी उनका ओपिनियन लेते हो, उसको कंसीडर करते हो। A manager identifies the potential and abilities of its subordinate. मैनेजर ये जांच करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि उसके कौन से सबऑर्डिनेट में कितना पोटेंशियल है, क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है उसकी, एंड हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट, और उनकी मदद करता है कि वो अपनी एबिलिटी को पहचाने और अपना सबसे अच्छा काम करके दिखाएं, गिव देयर बेस्ट। ही आल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेट करने का कोई फाइनेंशियल जैसे इंसेंटिव देना, है ना, एक्स्ट्रा कमीशन देना, या जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, कभी कोई गिफ्ट हो गया या अप्रिसिएशन हो गया, लोगों के सामने रिकॉग्निशन हो गया, टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। इट बूस्ट द मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑटोमेटिकली सबऑर्डिनेट का मोरल क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। तो डायरेक्शन एक टाइप का मोटिवेशन भी है। नंबर 4, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्लेज significant role in growth and survival of the organization. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉय। ये जब इतनी सारी एक्टिविटीज आप करते हैं तो इसकी वजह से कोऑपरेशन जनरेट होता है, लोग एक दूसरे के हेल्प से, मदद से, एक दूसरे
के कमिटमेंट से आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप। ये लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन स्टार्ट करता है और एक हार्मनी डेवलप करता है कि लोग मिल करके काम करें। गेटिंग इट? So it provides stability to the organization. Point number 5 is coping up with the changes. Coping up with the changes. अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक फंक्शन है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें सडन चेंजेस आते रहते हैं और इस चेंजेस को अडॉप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, वर्कर के लिए, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। बट डायरेक्शन इसमें हेल्प करता है चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग, इसको हम बोलते हैं डायनामिक इन नेचर, है ना। रेगुलर बेसिस पे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। अडॉप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको अडॉप्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। देखो चेंज होना किसी को पसंद नहीं होता, अरे अच्छा खासा तो चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्यों अचानक बोल रहे हैं प्रोसेस को चेंज करो, ऐसा करो वैसा करो। तो जब भी चेंज होने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी ये कंपल्शन हो जाता है। जस्ट लाइक दिस पेंडेमिक पीरियड, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो फेस टू फेस चलते थे, फिजिकली चलते थे, सब ऑनलाइन हो गए। अभी यहां पर लोग मजबूर हैं ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करने के लिए, तो इसमें चेंज है। अब जो चेंज नहीं होना चाह रहा है ना, हर एक को डिफिकल्टी होती है चेंज होने में। तो अगर उसको प्रॉपर मोटिवेशन मिले, प्रॉपर लीडरशिप मिले, प्रॉपर डायरेक्शन मिले, तो इस मोटिवेशन के सहारे वो भी क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा कि नहीं ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस है ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा। हमको चाहिए कि हमारे वर्कर, हमारे एम्प्लॉय जो भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट करें। With the help of motivation, proper communication and leadership, the employees can clearly understand the nature of change and also the positive outcome of adopting the change. तो दो चीजें एम्प्लॉय को समझ में आता है, एक तो नेचर ऑफ चेंज, चेंज क्यों हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, ये चेंज को अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ई फाइलिंग यूज द रोबोट्स एट वर्क प्लेस एटसेट्रा। तो जहां पर हम लोग ई फाइलिंग करते हैं, टैक्सेशन में रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग करते हैं ना, तो वहां पर किसका इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का, न्यू टेक्नोलॉजी का। तो इसका आउटकम क्या हुआ, जल्दी हो जाता है, हैसल फ्री होता है, लेस पेपर वर्क होता है कि नहीं, चीजें आसान हो गई। या रोबोट्स का इस्तेमाल करना वर्क प्लेस पे, ये सब कुछ नॉवेल्टीज हैं जो चेंजेस हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्कर्स को, अदरवाइज वो कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन हमें मदद करता है कि एम्प्लॉइज चेंज को एक्सेप्ट करें और उससे होने वाले आउटकम के बारे में वो अवगत हो। डायरेक्शन हमें मदद करता है ये बताने में। पॉइंट नंबर 6, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। इतने सारे हमने पॉइंट देखे और इसमें हमने देखा कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, काम कैसे करना है वो बताता है, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी आता है कि रिसोर्सेस का इफेक्टिव इस्तेमाल कैसे करना है। डायरेक्शन एक बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। इसमें हम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू अवॉइड वेस्टेज। ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिससे वेस्टेज मिनिमाइज हो, कम हो या ना हो। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, जहां पर एफर्ट डुप्लीकेट हो रहा है उसको कम किया जाए, निकाल दिया जाए। सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस। रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए उन्हें गाइड किया जाता है। रिसोर्स कौन, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, in maximum possible way. It helps in reducing cost and increasing profit. तो वेस्टेज जितना कम होगा उसकी वजह से कॉस्ट भी कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। ये डायरेक्शन के थ्रू अचीव किया जाता है। और क्या करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन टीम स्पिरिट डेवलप करता है।
साथ में मिलकर काम करने की भावना को डेवलप करता है। डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट। वो मोटिवेट करता है कि एकता में शक्ति है, साथ मिलकर के काम करो तो हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। ग्रुप एफर्ट और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट। अकेले व्यक्ति ने काम करके दिखाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है, लेकिन अगर ग्रुप ने ये अचीव करके दिखाया है तो सबके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो सबके अलग होते हैं, सबके सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, सबका मूड स्विंग होता रहता है। ऐसे में सबको एक ही तौर पर डायरेक्ट करना एक गोल अचीव करने के लिए, और वहां पर जब वो गोल अचीव होता है, इससे एक टीम स्पिरिट की भावना जागृत होती है और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलता है। अदरवाइज इंडिविजुअल एफर्ट अगर हम काउंट करेंगे तो वो आज है कल नहीं है, आज वो एम्प्लॉय हमारे साथ है कल को नहीं होगा तो। बट जब वो ग्रुप एफर्ट होता है तो उसमें सबका ग्रोथ होता है, सबका डेवलपमेंट होता है, सबको चांस मिलता है आगे बढ़ने का। देयरफॉर द रोल ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर एज अ डायरेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। यहाँ पर मैनेजर का रोल होता है कि वो सबको प्रॉपरली डायरेक्ट करे और एक ग्रुप मिलकर के किसी गोल को अचीव करे, इसमें वो हेल्पफुल होता है। नंबर 8, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल की क्षमता है उसको एक्सप्लोर करना। कभी कभी जो हमारा मेंटर है, हमारा जो सुपीरियर है, हमारा जो कोच है, उसको पता होता है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। जो वर्कर को पता नहीं है, जो एम्प्लॉय को पता नहीं है, बट डायरेक्टर को पता है कि ये कहां तक जा सकता है। ऐसे टाइम पर डायरेक्शन दे करके हम उसकी एबिलिटीज को, उसके कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। मतलब उन्होंने जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन एजुकेशन लिया है वो तो उनकी कैपेसिटी है ही है, क्षमता है ही है, उसके अलावा भी उनके अंदर कैपेसिटी होती है। डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी। डायरेक्शन उनकी जो एबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उसको पहचानता है और यूटिलाइज करता है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर। एक लीडर के जैसे उनको मोटिवेट करता है और उनके अंदर जो छुपी हुई एबिलिटी है उसको निखारता है, बाहर लेकर के आता है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। तो सही बात है, पॉइंट नंबर 8 हम देखेंगे, उसके अंदर जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको एक्सप्लोर करता है तो ऑब्वियसली उनकी जो एफिशिएंसी है बढ़ जाएगी। गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। ऐसा लेक्चर, ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा डायरेक्शन कंडक्ट करना जिसकी वजह से उनके अंदर जो बेस्ट है वो प्रोवाइड कर सके, ऐसा सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक ऑफ सुपरविजन आर यूज्ड। तो लीडर के तौर पर एक टीम स्पिरिट कैसे डेवलप करना है और टाइमली बेसिस पे उनका सुपरविजन कैसे करना है, इस टेक्निक को यूज किया जाता है। इट वर्क्स पॉजिटिवली एंड रिजल्ट इनटू एनहांसिंग द इफेक्टिवली एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज कोऑपरेशन। सहकार्य करने में मदद करता है, मिलकर काम करने में, एक दूसरे की मदद करके काम करने में हेल्पफुल है। कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, है ना। लोग एक दूसरे का सहकार्य करें, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करता है, काम करता है। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर, और ऐसा जो एनवायरमेंट कोऑपरेशन का मैनेजर ने क्रिएट करना चाहिए। डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजर का मतलब क्या हो गया, ऐसे डायरेक्टर जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक काम कर रहे हैं। हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड हायर एफिशिएंसी लेवल लीड टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी कोऑपरेशन रहेगा, टीम वर्क रहेगा, हायर एफिशिएंसी लेवल होगा, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सकता है। दस, डायरेक्टिंग to subordinates is the basic management function that
include building an effective work climate through motivation. Getting it? तो एक इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट एनवायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है. हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. वन बाय वन फिर से हम रिवाइज करते हैं. पहला था इनिशिएट एक्शन, नंबर 2 इंटीग्रेट एफर्ट, नंबर 3 मीन्स ऑफ मोटिवेशन, नंबर 4 प्रोवाइड स्टेबिलिटी, नंबर 5 coping up with the change, number 6 effective utilization of the resources, number 7 creates team spirit, number 8 explores capabilities of individual, number 9 increase efficiency level, and last one is cooperation. ठीक है. सो डन फॉर द डे. समय समाप्ति की घोषणा. मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट फंक्शन को लेकर के. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.